ये सवाल है मनोज नेगी जी का। हेमंत सर आपके पास होगा। इन्होंने अपने लिए यूटीआई म्यूचुअल फंड 2018 में लिया था। लगभग एसआईपी की शुरुआत इन्होंने अपनी कर रखी है यूटीआई के फ्लेक्सी कैप फंड में, और 5,000 रुपये यूटीआई मिड कैप फंड में भी उन्होंने शुरू कर रखी है। शिफ्ट होना चाहते हैं दूसरी एएमसी में, और रेगुलर टू डायरेक्ट प्लान, क्योंकि इनको कमीशन नहीं देनी है ब्रोकर्स को, और इसीलिए डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट होना चाहते हैं। एसआईपी 10 से 12,000 बढ़ा भी सकते हैं, और पूछ रहे हैं कि क्या इनको सेम कैटेगरी फंड्स में आगे बढ़ना चाहिए या अपनी एसआईपी कम करके दूसरा डाइवर्सिफिकेशन इनको अपनाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी। इंटरेस्टिंग सवाल। और जहाँ तक रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट होने की बात है, हेमंत सर, ये भी लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा आजकल आता है। तो सवाल यही होता है कि जब शिफ्ट हो रहे होते हैं तो क्या सेम फोलियो में शिफ्ट हुआ जा सकता है, और अगर एक एएमसी से दूसरे एएमसी में जा रहे हैं तब किस तरह से पूरी फॉर्मेलिटीज़ होंगी। ज़रा ये सब बातें भी बताइएगा अपने जवाब में। इसी मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। तो चाहे वो जैसे आपने कहा कि विद इन द सेम एएमसी के अंदर जाएं या फिर किसी दूसरे एएमसी में जाएं, तो जब टेक्निकली अगर आप देखें तो किसी एक फंड से निकल के आप जब दूसरी एएमसी में जाते हैं तो वो आपने रिडम्पशन करके आप उसको फिर से री इन्वेस्ट करते हैं पैसा, और जब आप स्विच करते हैं तो आप एक फंड से निकल के दूसरे फंड के अंदर जाते हैं विद इन द सेम म्यूचुअल फंड। बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस बिल्कुल वही है, सिर्फ फर्क यह है कि पैसे की मूवमेंट आपके बैंक के अकाउंट के थ्रू दूसरे एएमसी में नहीं जाती है। यहाँ पे वही वो भी रिडम्पशन है एक तरीके से टेक्निकली। तो वही कैपिटल गेन्स, वही जो जो रूल्स हैं जो रिडम्पशन में होते हैं वो स्विच में भी अप्लाई करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। मेरा ये मानना है हमेशा कि जब भी आप किसी फंड में इन्वेस्ट करें तो यूजुअली कोशिश कीजिए कि ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जिनके सिर्फ एक या दो फंड अच्छे ना हो और भी फंड्स अच्छे हों, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हो। अच्छे से मतलब है कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हो, ताकि फ्यूचर में चाहे आपके नॉन परफॉर्मेंस के हिसाब से या आपके ऑब्जेक्टिव में चेंज होने की वजह से या मार्केट कंडीशन में बदलाव की वजह से अगर आपको पोर्टफोलियो में बदलाव करना है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उसी फंड के अंदर, उसी म्यूचुअल फंड में अगर दूसरा फंड अच्छा हो तो। यहाँ पे अगर मैं कहूँ यूटीआई फ्लेक्सी कैप और यूटीआई मिड कैप, देखिए काफी समय से मुझे लगता है इन फंड्स के अंदर अंडर परफॉर्मेंस थी। हालांकि मैं कहूंगा पिछले कुछ महीने से मैं देख रहा हूँ कि डेफिनेटली कुछ इंप्रूवमेंट है। बट पॉइंट ये है कि आपके पूरे पोर्टफोलियो में ये दो फंड है और उसी सेगमेंट में दोनों सेगमेंट अच्छे हैं, फ्लेक्सी कैप मिड कैप। किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये दोनों दोनों कैटेगरी ऑफ फंड्स होने चाहिए। जब आपके पास यही दो फंड है और आपके पास अगर ये ऑप्शंस है कि इनसे बेहतर फंड आपको अवेलेबल है, तो फिर आप बहुत लंबा समय ऐसे फंड में लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पोर्टफोलियो की रिटर्न्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि यूटीआई फ्लेक्सी कैप की जगह पे या तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, अगर आप प्योर 100% इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप जहाँ पे 18-20% पैसा जो है वो यूएस स्टॉक्स में भी लगता है, तो उन दोनों में से एक फंड देख सकते हैं। और मिड कैप में तो कई फंड्स हैं जो इससे अच्छे हैं, बट जैसे एक अगर मुझे नाम लेना है तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड आप देख सकते हो। तो डेफिनेटली इन फंड से बेहतर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब इन्होंने कहा कि 10 से 12,000 अपनी एसआईपी अमाउंट बढ़ा सकते हैं, तो अगर मैं 12,000 मान के चलूं तो दो कैटेगरी मुझे लगता है इनके पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। एक मल्टी कैप, क्योंकि मल्टी कैप में तीनों सेगमेंट लार्ज, मिड और स्मॉल, तीनों में आपको एक साथ इन्वेस्टमेंट करने को मिलती है, तो वहां पे आप कोटक मल्टी कैप देख सकते हैं। और एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी जहां पे 35% एलोकेशन दोनों सेगमेंट में होता है मिनिमम, और 30% जो है फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन है, जहां पे मैं चाहूंगा कि ये अगर चाहे तो मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप को कंसिडर कर सकते हैं। तो एक फ्लेक्सी कैप होगा, एक मिड कैप होगा, मल्टी कैप और एक लार्ज एंड मिड कैप, ये चार चार कैटेगरी के फंड्स होंगे, और चारों फंड ऐसे होंगे जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर न सिर्फ आपको दूसरे फंड्स का नाम दिया है बल्कि मतलब रिप्लेस करने के लिए, बल्कि और भी फंड्स हैं जो कंसिडर किए जा सकते हैं मनोज जी। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप या पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी में निप्पॉन इंडिया ग्रोथ आप कंसिडर कर सकते हैं। एडिशनल एसआईपी के लिए कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप भी जो है आप ले सकते हैं। बहुत ज़रूरी है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना और एक स्थिरता देना, जो कि उतार चढ़ाव के इस माहौल में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। सुनील कुमार जी फोन लाइन पर मेरे साथ हैं, जो कि अभिजीत से सवाल पूछेंगे। नमस्कार सुनील कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? कविता मैम नमस्ते। कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्ते। कविता मैम नमस्ते। जी सर नमस्ते, आपकी मुझे आवाज़ आ रही है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं औरंगाबाद बिहार से बोल रहा हूँ मैडम।
अच्छा अच्छा, धन्यवाद सर, आपने अपना सवाल मुझे भेजा। और सुनील जी, आपके जो फंड्स हैं उनकी डिटेल्स के मुताबिक पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है मेरे आपके पास, क्वांट का एक्टिव है, निपॉन इंडिया का ग्रोथ है, एक्सिस का स्मॉल कैप है, एसबीआई का कॉन्ट्रा है, कैनरा बैंक का ब्लू चिप है। क्या फंड्स के नाम जी सही जी हैं सर जो आपने भेजे हैं? जी, बिल्कुल 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 मैडम। ठीक है सर, आपसे एक चीज़ पूछनी थी, इनमें आपने एसआईपी जो शुरू की है कब से शुरू की है और कब तक करना चाहते हैं? मैडम 2020 से मैं शुरू किया हूँ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, ठीक है। कैनरा बैंक ब्लू चिप में, एक्सिस स्मॉल कैप में। ठीक है, और बाकी आपने धीरे धीरे जोड़े हैं? अब बाकी जो है, हाँ, 2 साल पहले से चल रहा है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब कब तक इसमें रुकना चाहते हैं, क्या सोचा है इस निवेश के बारे में, कहाँ इसका इस्तेमाल करना है, कुछ जानकारी देंगे? हाँ मैडम, मैं 2030 तक तो मैं चलाना चाहता हूँ और 2030 के बाद मैं फिर कुछ कम करूँगा। 2030 तक लेकिन का समय 2000 देना चाहते हैं फिर? ओके ओके, जी, ठीक है चलाऊंगा तो ठीक है 2035 तक, ठीक है लेकिन ठीक है 2030 के बाद कुछ लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में रखूंगा केवल। ठीक है। सर, कोई खास राशि जो इकट्ठा करनी हो इस पोर्टफोलियो से, ऐसा कुछ सोच रखा है क्या? रिटायरमेंट पर्पज से है मैडम, ऐसे रिटायर करने में भी तो हमको 50-60 लाख रुपया मिलेगा और ओके 25-30 लाख रुपया बैंक एफडी भी रखे हुए हैं। ओके, में भी 2000 रुपया चलाते हैं। ठीक है उधर सर। से रिटायरमेंट के मैं बाद इस पोर्टफोलियो में से हर महीने की कमाई के लिए, इनकम के लिए कितना तक आप आश्रित रहेंगे? मैडम देखिए, अभी मेरा 25,000 रुपया मंथली में खर्च हो जाता है। जी 20 से 25,000 रुपया मंथली मेरा खर्च हो जाता है। जी, तो उस हिसाब से मैं सोचा हूँ कि जो मेरा मिलेगा रिटायरमेंट, उसमें से 30 हाँ लाख में सीनियर सिटीजन में लगा दूंगा। ठीक है 30 लाख लगा दूंगा तो 20,000 रुपया मंथली उधर से मिलेगा। ओके 10,000 रुपया भी इधर से अगर मुझे मिल जाता है, 10-15,000 रुपया, ठीक है। तो 2030 के बाद से भी तो हमको काम चलते रहेगा। 2030 के बाद आपको 15,000 रुपये इस पोर्टफोलियो में से चाहिए। आप अपनी एसआईपी की राशि बढ़ाने की स्थिति में हैं फिलहाल? हम बढ़ा सकते हैं, कितने तक बढ़ा पाएंगे? 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे मैडम, मैक्सिमम 10%। 10% सालाना, ठीक है ठीक है। ओके सुनील कुमार जी, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। अभिजीत, मैडम कि कौन फंड को बंद करें, कौन फंड को चालू रखें, इस पर वही बताएंगे सर वही बताएंगे आपको। और राइट अभिजीत, अब बहुत क्लैरिटी आपको मिलती हुई इनके सवाल पर। 2030 के बाद इस पोर्टफोलियो में से 15,000 रुपये चाहिए इनको हर महीना। अपनी स्टेप अप कर सकते हैं एसआईपी 10% से, अगले महीने से हालांकि वो सोच रहे हैं ये करने की। उसके मुताबिक बताइएगा कि कितना इकट्ठा होगा और कैसे पैसे निकाले जा सकते हैं, रणनीति क्या होगी SWP की। राइट, तो सुनील जी का जो पोर्टफोलियो है उसमें 6 फंड्स है। पोर्टफोलियो लेवल पे तो मैं चेंजेस कोई नहीं सजेस्ट करूंगा, बिकॉज काफी वेल बैलेंस्ड लग रहा है पोर्टफोलियो। उनका मेजर एक्सपोजर ब्लू चिप लार्ज कैप्स में ही है। उनका जो 10 साल का होराइजन है वो भी ठीक लग रहा है मुझे। और जो 10% स्टेप अप के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो उनका कॉर्पस आफ्टर 10 इयर्स एटलीस्ट 45 to 50 लाख जितना वो कॉर्पस इसके थ्रू राशि जमा कर सकते हैं। और SWP जो प्लान है उसमें जो उनका टारगेट है 15,000 का, वो भी इजीली अचीवेबल है। इन केस अगर उनको एक मिड कैप फंड ऐड करना है तो वो DSP मिड कैप ऐड कर सकते हैं। बट अदरवाइज उनका जो पोर्टफोलियो मिक्स है वो मुझे ठीक लग रहा है। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। सुनील कुमार जी, आपको सलाह समझ में आई है? कुछ और पूछना चाहते हैं आप अभिजीत से? मैडम निपॉन इंडिया ग्रोथ है मेरे पास, तो DSP उसके निपॉन इंडिया ग्रोथ है। रखें। हाँ बिल्कुल, निपॉन इंडिया ग्रोथ है इनके पास। हाँ, तो आप क्वांट एक्टिव अभिजीत, की जगह पे आप DSP मिड कैप एक कर सकते हो, तो और भी आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड हो जाएगा। आप इनको एक और मिड कैप आपको ऐड करने की बात बोल रहे हैं सर, ऐड करने की बात बोल रहे हैं, चेंज नहीं करने की बात कह रहे हैं। नहीं लगा कि कहे सर कि क्वांट एक्टिव को बंद करके DSP मिड कैप पे शुरू कर दीजिए, ऐसी बात नहीं है। ये आप मल्टी कैप को बंद करवा रहे हैं अभिजीत? क्वांट एक्टिव को वो बंद कर सकते हैं और उसकी जगह एक मिड कैप ठीक है डाल सकते हैं।
चलिए सुनील Thank you, कुमार sir. जी, Thank you, madam. जो चेंजेस आपको Thank you, सजेस्ट madam. किए हैं उन पर जी आप अमल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नितिन मेरे साथ फोन लाइन पर है। नितिन नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं सर आप? मैं गुड मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू अपना हेलो, सवाल सुन पा हमें रहे हैं? भेजने के लिए। मैं सुन पा रही हूँ आपको, और आपकी डिटेल्स मेरे पास हैं पोर्टफोलियो की। 6 फंड्स हैं आपके पास जिनमें आप एसआईपी कर रहे हैं ऑलमोस्ट 32,000 की, 10% से स्टेप अप भी करेंगे। आपने अपना फिक्स्ड इनकम का जो पोर्टफोलियो बना रखा है या जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसकी अमाउंट आपने 1.2 CR बताई है, और आपका टोटल इक्विटी कॉर्पस जो है वो 60 लाख के आसपास का है, जिसमें म्यूचुअल फंड्स भी है और डायरेक्ट इक्विटी भी शामिल है। और राइट, 11 साल के बाद रिटायरमेंट है, उसका गोल 3.5 से 4 करोड़ रुपए आपने रखा है। टर्म इंश्योरेंस 1.2 करोड़ और हेल्थ इंश्योरेंस 30 लाख कवर। परफेक्ट। फैमिली के लिहाज से हेल्थ इंश्योरेंस कवर है ये कि आपका अकेले का है ये? नहीं जी, ये फैमिली के लिए, फैमिली के लिए होता है। ओके, तो इसमें शायद आपको रिवर्क करना पड़े आने वाले समय में। हेमंत जी आपको बताएंगे कि कैसे उसका आकलन आपको करना चाहिए। ओवरऑल कुछ और एडिशन करना है आपको अपने सवाल में, बिकॉज जो डिटेल्स हैं वही डिटेल्स हेमंत जी के पास है और सलाह आपको इन्हीं डिटेल्स पर मिल पाएगी। जी नहीं, मेरा वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको भेजा है। और राइट नितिन, और राइट हेमंत जी। कविता, शुरुआत करते हैं। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, अगर रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें ऑब्वियसली इंश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसका। इन्होंने एक अच्छी चीज की है डेफिनेटली कि इनके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी है, जो मुझे लगता है करीब 30 लाख का है, एडिक्वेट है इस समय पे। तो दूसरा इनके पास टर्म प्लान है करीब 1.2 करोड़ का, वहां पे सम एश्योर्ड है। वो शायद मुझे लगता है कि क्योंकि अभी भी इनके पास 11 साल हैं, तो उनकी इनकम के हिसाब से शायद उनको थोड़ा बढ़ाने का स्कोप वहां पे रह सकता है। वो ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है अगेन ओवरऑल इनके, और इसके अलावा कौन से गोल्स हैं। जैसे अभी इन्होंने गोल की बात की, तो इनके पोर्टफोलियो के 2 हिस्से हैं। एक तरफ है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, जो एसआईपी से कर रहा है 32,000, और दूसरी तरफ इनका एक पोर्टफोलियो है जो हम कह सकते हैं कि जो कंजर्वेटिव पार्ट है, जिसमें ईपीएफ, बीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस और एफडी, इस तरह की इन्वेस्टमेंट है वहां पे। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें यहाँ पे एसआईपी से 32,000 की जो एसआईपी है, अच्छी बात यह है कि वहां पे वो 10% से उसको स्टेप अप कर रहे हैं। तो आई थिंक हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप एसआईपी करें, अगर आप कमिटेड हैं कि अपने पैसे को आप 10% से बढ़ाएंगे, तो आपका जो कॉर्पस है वो कहीं ज्यादा बड़ा बनेगा। इन्होंने कहा कि इनका ओवरऑल टारगेट जो है वो 3.5 करोड़ का है, और मेरे हिसाब से ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सिर्फ एसआईपी की, उसी से अगर वो इसको कंटिन्यू करते हैं प्रोसेस को अगले 11 साल तक, क्योंकि इनके पास एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू है 60 लाख रुपए। तो अगर हम दोनों को कंसीडर करें तो 3.5 करोड़ का जो टारगेट है वो सिर्फ इक्विटी जो एसआईपी है उसी से पूरा होगा। इसके अलावा जो बाकी इन्वेस्टमेंट मैंने कहा था, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें जो इनका जो करंट कॉर्पस है वो करीब 1 करोड़ 20 लाख का है। वो भी अगर सिर्फ 7% का रिटर्न भी लेके चलूं ओवरऑल उस पोर्टफोलियो पे, तब भी वहां पे वो 2 करोड़ 60 लाख का कॉर्पस बन जाएगा 11 साल के बाद। उसके अलावा ऑब्वियसली, क्योंकि वो मुझे मालूम नहीं कि वो एग्जैक्टली कितना पैसा कुल मिला के क्यूमुलेटिवली इन ऑप्शन में लगा रहे हैं, वो जो पैसा है वो और इनके जो कॉर्पस है उसमें एडिशन करेगा। तो मेरा ये मानना है कि जहां तक इनके टारगेट का सवाल है, वो तो मैंने कहा जैसे एसआईपी से पूरा हो रहा है, और कहीं ज्यादा वो इन्वेस्ट जो कॉर्पस है बड़ा बना पाएंगे। अगर वो चाहें तो 11 साल का समय, अगर उनके और भी गोल्स हैं उनको डिफाइन करके कोशिश करके थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट उसको एलोकेट कर दे, क्योंकि अभी जो उनको मुझे फोकस लग रहा है वो पूरा ज्यादातर रिटायरमेंट के ऊपर लग रहा है। तो एक ये चीज कर लीजिए। और फंड का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है जितने भी फंड्स इन्होंने चुने हैं, करीब 6 फंड्स हैं उनके पास, चाहे वो कैटेगरी वाइज हो, चाहे वो फंड इटसेल्फ, मुझे लगता है काफी अच्छे हैं, बट पोर्टफोलियो में कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं। और शायद उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए एडिशनल वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो मैं चाहूंगा कि मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर दीजिए आप, ताकि क्योंकि तीनों सेगमेंट में आपको एक साथ इन्वेस्ट करने को मिलता है। और राइट नितिन, आपने सलाह सुनी हेमंत जी की। कुछ अगर फंड्स के नाम मिस हो गए हैं तो शायद आप चैनल के यूट्यूब पे जाके शो देख सकते हैं, वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी, क्या कोई और सवाल आपको पूछना है हेमंत जी से? अभी नहीं मैडम, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।
कन्हैया जी का मैं सवाल लेती हूँ और यूट्यूब से उन्होंने अपना सवाल भेजा है। अभिजीत, आपके पास भी होंगी डिटेल्स। नए इन्वेस्टर हैं, एसआईपी 1 महीने पहले ही शुरू की है इन्होंने शो को देखकर। धन्यवाद कन्हैया। अच्छा लगता है जब आप जैसे दर्शक इस तरह सवाल में शो से इंस्पिरेशन लेने की बात कहते हैं, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। अभिजीत, फंड्स हालांकि इन्होंने 7 अपने पोर्टफोलियो में डाल रखे हैं। 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं 10 से 15 साल। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए इनको जो है कॉर्पस इकट्ठा करना है और लमसम 5 लाख रुपए भी इनको निवेश करना है। तो फंड्स पर अपनी राय दीजिएगा और 10 से 15 साल के बाद जानना चाहते हैं कि कितना इकट्ठा कर पाएंगे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, इंक्लूडिंग द 5 लाख ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आप इनको अब रेकमेंड करेंगे। बताइए अभिजीत। करेक्ट। तो इनके पोर्टफोलियो में जो 7 फंड्स है उसमें से सिर्फ 6 और 7 नंबर जो HDFC मल्टी कैप और ICICI मल्टी कैप है उनको वो क्लब कर सकते हैं। मतलब ICICI का जो 1,000 रुपीज वो HDFC मल्टी कैप में डाल के तो उनके पोर्टफोलियो में टोटल 6 फंड्स हो जाएंगे और सभी फंड्स अच्छे हैं। उसमें मैं और कोई चेंजेस इसके अलावा नहीं सजेस्ट करूंगा। और जो उनको नए निवेश करने हैं फंड्स, तो उसके लिए मैं उनको 2 लार्ज कैप फंड्स जो उनके हैं एग्जिस्टिंग उसमें ही सजेस्ट करूंगा। एक तो निपॉन लार्ज कैप और एक दूसरा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। तो उसमें वो 2.5 लाख के हिसाब से वो ग्रेजुअली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर 10% जितना स्टेप अप मान के हम चलते हैं तो उनका एटलीस्ट 2 CR जितना कॉर्पस बन जाएगा उनका जो टारगेट पीरियड है उसमें। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं झटपट। यूट्यूब से हम सवाल लेंगे हमारे दर्शकों के और सोहन का सवाल मैं लेती हूँ। हेमंत सर आपके लिए है और अरुणाचल से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। फंड्स भी हैं आपके पास, एसआईपी जिनमें कर रहे हैं उसकी डिटेल्स हैं और लमसम 15 लाख रुपए कर रहे हैं हेमंत सर, उसकी भी डिटेल्स आपके पास है। 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 3 CR 3 करोड़ हैं इनका टारगेट। हेमंत सर, सोहन का सवाल है ये अरुणाचल प्रदेश से। देखिए समय इनके पास बिल्कुल सही है 15 साल का, बट इनके पास जो फंड्स हैं वो दो पोर्टफोलियो उन्होंने बनाए हैं। एक एसआईपी की इन्वेस्टमेंट करने के लिए और उन्होंने कुछ 15 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट की है। मुझे नहीं लगता कोई कारण होगा कि आप लमसम के लिए और एसआईपी के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट करें, अनलेस आपका टाइम होराइजन अलग हो। यहाँ पे अगर आपका टाइम होराइजन वही है तो डेफिनेटली आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि कंबाइंड पोर्टफोलियो हो, उसी पोर्टफोलियो में आप लमसम करें और उसी पोर्टफोलियो में आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें ताकि सही मायने में आपका एवरेजिंग का फायदा हो। दूसरी बात, अगर मैं इनके टारगेट की बात करूं, 22,000 की एसआईपी है इनके पास। एक्सपेक्टेड कॉर्पस होगा करीब 1.9 करोड़, 1 करोड़ 90 लाख का। और अगर ये 10% से अपनी एसआईपी को स्टेप अप करते हैं तो इनका जो 3 करोड़ का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि कोशिश इनको करनी है कि अपने पोर्टफोलियो को कंबाइन करें, तो मैं कुछ इनको चेंजेस बता रहा हूँ। एग्जिस्टिंग फंड्स में आप रखिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जहाँ पे 5,000 इन्वेस्ट कीजिए आप। निपॉन इंडिया लार्ज कैप जहाँ पे 3,000 इन्वेस्ट आप उतना ही कर रहे हैं वहां पे। मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप में 6,000। 2 फंड मैं चाहूंगा ये अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप 5,000 और बंधन स्मॉल कैप 3,000। तो कुल मिला के 22,000 की इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ 5 फंड में होगी। ऑब्वियसली जो इनका लमसम इन्वेस्टमेंट है वो भी इन फेज मैनर उनको इन्हीं फंड में करना है ताकि पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना आसान हो और पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस भी, क्योंकि इनके पास 15 साल का समय है तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस इनको यहाँ से मिल सकती है। ऑलराइट, चलिए सोहन मेरे साथ फोन लाइन पर नहीं है, लिहाजा जो आपने इनको सलाह दी है उम्मीद करते हैं कि इनको समझ में आ गई हो और इसी के साथ शो को भी समाप्त करते हैं। हेमंत जी आपका, अभिजीत आपका धन्यवाद, समय दिया, दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। और तमाम दर्शकों को बता दें कि इस शो में फंड्स के नाम आपके लिए सही हैं या नहीं, फंड्स का चुनाव सही है या नहीं वो तो बताते ही हैं, लेकिन रणनीति आपके लिए क्या सही है इस पर भी हमारा फोकस होता है। लिहाजा सवाल भेज रहे हो तो डिटेल्स के साथ भेजिएगा ताकि हम आपको हर फाइनेंशियल लक्ष्य के लिए जो आपका गोल है सटीक और सही सलाह दें, कस्टमाइज सलाह दें। यूट्यूब पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तमाम प्लेटफॉर्म्स की जानकारी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो गई है, नोट डाउन करें यह नंबर और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। नमस्कार।